बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भरोसा रखना होता है। भरोसा खुद पर, अपनी मेहनत पर और साथ ही साथ एक ऐसे साथी पर जो आपको सही राह दिखला सके। आप भरोसा रखते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन पर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फ्रेंच बीन की खेती के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा का रखें ध्यान। आलू की खेती के लिए उन्नत प्रभेद के चयन पर दें ध्यान। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। फ्रेंच बीन की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल कंपोस्ट, साथ ही रासायनिक खाद में 60 किलोग्राम यूरिया, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। किसान भाई, यदि आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो उन्नत प्रभेद के चयन पर ध्यान दें। मध्यम अवधि में कुफरी कंचन, कुफरी ललित, कुफरी लालिमा लगाएं। ये लाल आलू की किस्में हैं जो 90 से 110 दिनों में तैयार होती हैं। वहीं सफ़ेद आलू में कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी पुष्कर लगाएं और पिछात में कुफरी सिंदूरी लगाएं। किसान भाई, यदि आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो केंद्रीय बीज यानी जहां बीज उत्पादित हुआ है वहां से लें। इससे बेहतर उत्पादन मिलेगा और मुनाफा भी अधिक होगा। मेन है कि समय पे बुआई पौधशाला में हो या सीधे खेत में लगा रहे हैं और उस बीज का स्रोत पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर बीज उत्पादन करना है तो जो सोर्स या आधार बीज जिसे कह सकते हैं वो तो संस्थाओं में ही मिलेगा। लेकिन अगर अभिजनक बीज की बात करें या हमारा जो केंद्रीय बीज न्यूक्लियस बीज जिसको उसकी बात करें तो उस किस्म के बीज को वो संस्था जो उस किस्म को विकास किया है उस वहाँ से ही लेना पड़ेगा। जैसे हमारे केंद्र से करीब 50 से अधिक सब्जियों की किस्में हम लोगों ने विकसित की है। अगर बीज उत्पादन के क्षेत्र में आना है तो उसका अभिजनक बीज हमारे केंद्र से ही मिलेगा। हमसे संपर्क करें और आगे बढ़ें, अधिक मुनाफा होगा, ये मैं विश्वास रखता हूँ। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, खेत की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कल्टीवेटर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट की रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 105 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि जगत की ताजा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव आपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहनों ने इस समय अपने खेत में फ्रेंच बीन की फसल लगाई होगी और यही समय है कि कीट प्रबंधन का ध्यान दिया जाए। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि फ्रेंच बीन की फसल में समेकित कीट प्रबंधन कैसे किया जाए। अपने प्रदेश झारखंड के ज़्यादातर किसान फ्रेंच बीन की खेती करते हैं। ये लोग ना तो अपनी मेहनत में कमी करते हैं, ना ही महंगी खाद और बीज के उपयोग में। बावजूद इसके इनका उत्पादन संतोषजनक नहीं हो पाता। इसके पीछे की मुख्य वजह है इसमें लगने वाले कीड़े, जैसे दीमक, तना छेदक, माहू, थ्रिप्स, फली छेदक आदि, जिनका प्रबंधन ये नहीं कर पाते। फ्रेंच बीन के पौधों में जब दीमक लगता है तो जड़ों को काट देता है तथा पौधों को सुखा देता है। इसके बचाव के लिए खेत को साफ रखना, खरपतवार ना होने देना तथा अच्छी सड़ी गोबर के खाद का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपरिफास दवा का भी उपयोग किया जा सकता है। हमारे जो किसान भाई हैं बहुत मेहनत करते हैं और बीज का भी दाम बहुत होता है।
महंगी बीज खरीदते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी शस्य क्रिया होती है, उसके बावजूद भी अगर वो फसल प्रबंधन पर, कीट प्रबंधन पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है। और रही झारखंड की बात, तो हमारे झारखंड राज्य में खास करके फ्रेंच बीन में, जिसको हमको ये भी कहते हैं, बीन भी कहते हैं और फ्रांसीसी बीन भी कहते हैं, तो उसमें 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। अगर मैं उसका वर्णन करूं तो अगर मैं चलता हूं तो भूमि में, क्योंकि रबी के मौसम में भूमि में लगने वाले कीड़े हैं, उस समय उसमें दीमक का प्रकोप हो जाता है। जब पौधे बढ़ते हैं शुरू में तो उसमें एक तना छेदक वाली कीट होती है, जिसको स्टीम फ्लाई कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। फिर जब पौधे बड़े होते हैं, पत्तियाँ टेंडर होती हैं, मुलायम होती हैं, तो उस समय उसमें माहू का प्रकोप होता है। यह कीड़ा जो है मौसम के अनुसार ज़्यादा लगता है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रहा हो, शीत गिर रहा हो, कोहरा हो, इस टाइप के रबी के मौसम में तो ज़्यादा लगता है। और आगे फिर चलते हैं तो एक लगता है थ्रिप्स कीड़ा, जो कि रसों को चूसता है फूलों को से और मुलायम पत्तियों से, और काफ़ी वो भी नुकसान को पहुंचाता है। और अंत में जो सबसे मुख्य कीड़ा होता है यहाँ पर, फल छेदक कीड़ा। उसमें देखते होंगे किसान भाई, जैसे फल से बीन बनता है तो उसमें वो छेद कर देता है, छेद कर करके कीट उसमें खाते रहता है, और इससे क्या होता है कि फल से बीन का बाज़ार भाव बहुत गिर जाता है। तो सर्वप्रथम मैं शुरू करता हूँ भूमि में लगने वाले कीड़े, खास करके यहाँ गुजिया, बेबिल और दीमक का प्रकोप होता है जी। और उसमें होता है दीमक है ना, जड़ों में काट देता है, और उसमें देखेंगे कि पौधे में वो उसकी जो तना होती है उसके भीतर वो सुरंग बना के खाता है और पौधे सूख जाते हैं खास करके। तो दीमक से बचाव के लिए हम सब किसान भाई जानते हैं कि खेत को अच्छे से साफ़ रखना है, खरपतवार के जो अवशेष होते हैं उससे भी साफ़ रखना है, और अच्छी सड़ी गोबर की खाद डालनी है हमें, क्योंकि कच्चा गोबर जो होता है वो दीमक का भोजन होता है। तो हम अगर ये ध्यान रखेंगे तो दीमक का प्रकोप भी नहीं होगा। अगर इन केस मतलब खेतों में अगर दीमक का प्रकोप दिख रहा है तो वैसी परिस्थितियों में एक क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके पौधों के जड़ों के पास उससे ड्रेंचिंग किया जाए तो दीमक का प्रकोप उससे खत्म होता है। ऐसे ही फ्रेंच बीन के पौधे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें स्टेम फ्लाई कीट का प्रकोप होता है। ये तने से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें सुखा देता है। इसके प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब फ्रेंच बीन में माहू कीड़ों का प्रकोप हो जाए तो उसके लिए नीम से निर्मित दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है। अब जब थोड़े पौधे आगे बढ़ते हैं तो उस समय शुरू की अवस्था में स्टीम फ्लाई का प्रकोप होता है। तो किसान भाई देखेंगे कि जो होती है फल्स बीन की जो होती है, फ्रेंच बीन की स्टीम जो होती है, तना होती है, तना से जो शाखाएं निकलती है वो देखेंगे सूख जाएगा, तीनों पत्तियां सूख जाएगी। और किसान भाई अगर थोड़ा सा उसको तने को फाड़ कर देखेंगे तो उसमें कीट का पिल्लू दिखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को यह ज़रूरी है कि कीट के दिख रहा है तो उसका हमें नियंत्रण करना है। तो अभी के समय ऐसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, उसका आप शुरू के समय में आप छिड़काव कर सकते हैं 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके। फिर जैसे पौधे में खास करके जब ठंडा पड़ता है दिसंबर के लास्ट में और देखेंगे जनवरी के अंत में एक माहू कीट आता है। माहू देखेंगे छोटे छोटे माहू होते हैं जिसको एफिड कहते हैं, काले काले रहते हैं। वो खास करके फलियों से, मुलायम शाखाओं से, पत्तियों से वो रस चूसते हैं। रस चूस करके वो काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। और उसके प्रकोप हो जाने से अगर वो फलियों पर उसका प्रकोप हो गया है तो फलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सुखड़ी हुई होती है, जिसका कि बाज़ार भाव नहीं मिलता है। क्योंकि जब फलियां बन जाती है तो उसमें हम लोग फलियों को सब्जियों के रूप में खाते हैं खास करके। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी कीटनाशक दवा छिड़काव करना अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हमें किसान भाई को वो दिखता है एफिड के माहू का प्रकोप, तो उस समय हम लोग नीम से निर्मित दवा होती है बाज़ार में, एजाट्रिन नाम की दवा है, अगर 1500 ppm की है तो उसको 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसको छिड़काव करें तो छिड़काव करने से उसका नियंत्रण हो जाता है। और ये देखा गया है कि खास करके माहू के लिए बहुत सारे जो मित्र कीट हैं, इसमें एक होता है लेडी बर्ड बेटिल, किसान भाई देखेंगे बेटिल होगा, उस पर धब्बे बने रहते हैं, वो भी बहुत माहू को खाता है। अगर वो फील्ड खेत में अगर आपको दिख रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में दवा नहीं डालनी चाहिए। देखिए कीटनाशक दवा का प्रयोग एक आवश्यक बुराई है, जब देखें कि हमें आर्थिक हानि पहुंच रही है तब उसको हम डालें। इसी तरह से थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा तथा फली छेदक के लिए नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करना उचित रहता है। आज के समय में जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ थ्रिप्स का प्रयोग होता है। थ्रिप्स तो बहुत छोटे कीड़े हैं जो कि पत्तियों से रस चूसते हैं और पत्तियाँ मतलब टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, जैसे लगता है कि बीमार जैसा हो गया है। और किसान भाई को पहचानने के लिए अगर फूल निकला हुआ है, अगर उस समय उसका प्रकोप हुआ तो
फ्रेंच बीन के जो फूल हैं वो गिरने लगते हैं। तो किसान भाई उसको पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, एक सफ़ेद कागज़ लें और फूल के पास उंगली से एक झटका मारे तो देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े जो हैं हल्के हरे रंग के ही, तो और वो आपको दिखेंगे। जब उनका भी अगर प्रकोप दिखता है तो उसी परिस्थितियों में इमिडाक्लोपरिड नाम की दवा को छिड़काव करना चाहिए 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके। और रही बात जब और पौधे बढ़ते हैं, जब फलियाँ बनने लगती है तो उस समय जो है ना सबसे हानिकारक कीट ने है कि फल छेदक समूह का कीड़ा लगता है और फलों को खाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए अगर वो देख रहे हैं अगर उस समय उसकी दवा लग गई है तो हमें किसान भाइयों को एक कीटनाशक दवा का छिड़काव से बचना चाहिए। उस समय नीम से निर्मित दवा का छिड़काव करें तो ये हुआ। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की खेती में यदि अच्छे से जुताई कर अनावश्यक अवशेष निकाल दें, बीजों को पंक्तियों में लगाएं, बीजों का उपचार कर लें, येलो ट्रैप तथा ब्लू ट्रैप का इस्तेमाल खेतों में करें, नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें तो इनमें कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा और कीटनाशक के इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं एक तरह से एक बता दूं कि सारे कीड़ों को अगर किसान भाई बीज बोने से लेकर के फसल तैयार होने तक कुछ प्रक्रिया अपनाएं, क्रमबद्ध तरीके से अपनाएं, तो हो सकता है कि आपको कीटनाशक दवा के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहले तो आप अच्छे खेत को जुताई कीजिए, जितने अवशेष हैं उसको निकाल दीजिए और फसल को पंक्तियों में लगाइए और बीज उपचार कर लीजिए। बीज उपचार कर लेने से क्या होता है कि शुरू के अवस्था में जो 30 दिन तक कीट आते हैं उनके प्रकोप से बचा जाता है। इसके लिए क्लोरीपाइरीफॉस के नाम की दवा भी उपलब्ध है, जिसकी 5 मिलीलीटर मात्रा को 100 ml पानी में मिला दीजिए और उसके बाद उससे बीज को आप 1 किलो बीज को उसमें लपेट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दवा है उसका असर पड़ जाएगा और शुरू के दिन में उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ये तरीका है कि हमारे राज्य में खास करके करंज की खल्ली और नीम की खल्लियाँ भी उपलब्ध है। और अगर करंज की खल्ली भी हम लोग शुरू की अवस्था में जब लगाते हैं, अगर उसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे भूमि में रहने वाले कीट से बचाव हो जाता है और ये जो खलियाँ में है पोषक तत्व भी हैं, पौधे की बढ़ होती है। फिर जैसे पौधा जब बढ़ता है 3 महीने का होता है तो आप 1 महीने का, तो आप उस समय देखेंगे ना कुछ हमारे यहाँ ट्रैप है, पीला ट्रैप है, ब्लू ट्रैप है, जो कि रस चूसने वाले कीटों को आकर्षित करता है। अगर हम लोग करीब 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से भी लगा दें तो उसमें क्या होता है कि रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, चपक करके उसमें मर जाते हैं पहले पंख वाले, और उसी में रहते हैं और अपने खेतों में आगे की वृद्धि नहीं करते हैं। और जैसे फिर थोड़ा चल देखेंगे ज़्यादा कीट फंस रहे हैं उसमें ट्रैप में, तो हमसे नीम से निर्मित दवा जो बाज़ार में भी उपलब्ध है या फिर नीम की गिरी होती है जो नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट है, मैं किसानों को कहता हूँ कि जो उनके घर में नीम का पेड़ है उसको आप जो बीजा बनता है उसको आप चुन लें, छाया स्थान में सुखा कर रख लें और 1 किलो बीज को आप चूरा बना करके 20 लीटर पानी में डाल दें और डालने के बाद रात में रखने के बाद उसका जो पानी को छान करके उसमें थोड़ा सा टीपॉल मिला लें, नहीं तो हल्का सा कोई सरफ मिला दें, मिला करके छिड़काव करें। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट जो है नहीं लगते हैं और हमारे जो फसल पर जो भी कीटनाशक का अवशेष नहीं रहता है और हमारी हम जो खाएंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से हम यदि वैज्ञानिकों की सलाह पर फ्रेंच बीन की खेती करें तो उन्हें कीड़ों के प्रकोप से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब जो कार्यक्रम हम देखने जा रहे हैं वो है मुर्गी पालक किसानों के लिए। मुर्गी में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके बचाव कैसे किए जाए, ये जानकारी दिला रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। अपने प्रदेश झारखंड में कई किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मुर्गियों में कई तरह के रोग भी लगते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। इनमें लगने वाले प्रमुख रोग हैं मैरेक्स रोग, रानीखेत, गैम्बोरो तथा पॉक्स आदि। इन रोगों से ग्रस्त मुर्गियों में बढ़वार थम जाती है, अंडे देने की क्षमता घट जाती है तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। मुर्गियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे झारखंड में अधिकतर गांव में या शहरों में भी आप देखे होंगे कि ज़्यादातर किसान जो है मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन 2 तरह से करते हैं, एक ब्रॉयलर मुर्गी पालन जो बिल्कुल अंदर बंद कमरे में वो करते हैं, दूसरा है कि बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं जो खुली विधि से करते हैं और जो बचा खुचा खाने का सामान है उसको देते हैं। तो ये दोनों विधि से मुर्गी पालन जो होता है काफ़ी पॉपुलर है और किसान का एक आय का जरिया और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषक तत्व भी हमारे किसानों को मुर्गियों से मिलता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है मुर्गी पालन में वो बीमारियों की समस्या है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां आती हैं और किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में मुर्गियों की मृत्यु दर जो है वो अधिक होती है, मुर्गियां मरने लगती है, किसानों को इससे काफ़ी नुकसान होता है।
तो ज़्यादातर जो देखते हैं कि मुर्गियों में जो बीमारी होती है, विषाणु जनित बीमारियां ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ प्रमुख जो बीमारियां हैं तो उसमें है जैसे मैरेक्स डिजीज़ है, रानीखेत डिजीज़ है, गम्बोरो है, पॉक्स जो चेचक कहते हैं वो बीमारियां हैं, कुछ परजीवी बीमारियां हैं जिनको मुर्गियां ग्रसित होती है और इससे मुर्गियों का जो है बढ़ने की क्षमता, अंडा देने की क्षमता में तत्काल प्रभाव से परेशानी होती है और अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है, बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। जो किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि वे इन बीमारियों के लक्षण को पहचानें और उनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। मैरेक्स रोग में मुर्गियों में लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रसित मुर्गियां लंगड़ाने लगती है और उनके पंख काम नहीं करते। रानीखेत से ग्रसित मुर्गियों की गर्दन लचकने लगती है तथा उन्हें तेज बुखार आता है। इसी तरह से गैम्बोरो होने पर मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं तथा उन्हें दस्त होने लगता है। जब मुर्गियों में चेचक का प्रकोप होता है तो उनकी चोंच, आँख और गर्दन के पास दाने निकल आते हैं, उनमें तेज बुखार हो जाता है और वे सुस्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैरेक्स जो बीमारी है उसमें देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, एक मैरेक्स जो बीमारी है उसमें लकवा जैसा लक्षण देखने को मिलता है मुर्गियों में। उसके पंख में लकवा, पैरों में लकवा ऐसा मार देता है। मुर्गियां या तो लंगड़ा कर चलती है या बिल्कुल एक जगह पे पड़ी रहती है, उसका पंख ठीक से काम नहीं करता है। तो ये मैरेक्स बीमारी है और ये बीमारी चूँकि विषाणु जनित रोग है तो ये बीमारी जब होती है तो इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा जो बीमारी काफ़ी पॉपुलर है मुर्गियों में, जिसको रानीखेत बीमारी कहते हैं। ये रानीखेत बीमारी आप देखेंगे कि ये जो रानीखेत जो बीमारी है ये मुर्गियों में जब होता है तो मुर्गियां जो है बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाती है, गर्दन उनका बिल्कुल लचकने लगता है, मतलब सही जगह पे नहीं रहता है। मुर्गियां घूमने लगती, सर्कलिंग मूवमेंट जो होता है वो होता है, तेज़ बुखार हो जाता है मुर्गियों में और ये बीमारी तेज़ी से फैलता है। मुर्गियों में दस्त भी होने लगता है और ये जो बीमारी है ये मुर्गियां तेज़ी से, सपोज़ कि अगर ये जब ब्रॉयलर मुर्गी है 1000 वर्ड्स है तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि सारे जो है मुर्गियों में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं और बड़ी संख्या में मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रानीखेत बीमारी है इससे भी बचाव कर सकते हैं। ये भी विषाणु जनित रोग है और ये जो विषाणु जनित रोग है मुर्गियों के रानीखेत, तो उससे हम लोग इलाज, जब बीमारी हो जाती है तो इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसका बचाव कर सकते हैं। तीसरी जो बीमारी है गम्बोरो, जिसको IBD भी कहते हैं, ये बीमारी गम्बोरो है। इसमें भी जो मुर्गियां हैं काफ़ी सुस्त हो जाती है और दस्त होने लगता है और मुर्गियों में तेज़ी से बीमारी सारी जो मुर्गियां हैं उसको ग्रसित कर लेती हैं। तो ये सब विषाणु जनित रोग है जिनका हमें बचाव करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रोग होते हैं एक विषाणु जनित होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं, प्रोटोजोआ रोग होते हैं, जो हम लोग कृमि रोग भी कहते हैं। प्रोटोजोआ जो रोग होता है उससे भी बीमारी होती है। तो इन सब को हम लोग बचाव करके जो है नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं इसमें एक और बीमारी मैं बताना चाहूँगा, चेचक जो है, फॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें देखा जाता है कि ये काफ़ी बीमारियां जो होती है मुर्गियों में फैलती है और मुर्गियों में आप देखेंगे दाना दाना हो जाता है चोंच के पास, आँख के पास, गर्दन के पास और बुखार भी हो जाता है मुर्गियों में। मुर्गियां सुस्त हो जाती है और तेज़ी से बीमारी फैलता भी है। और जैसे ही बीमारी होती है, सब सारी बीमारियां जो होती है, सबसे पहला है कि जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं अंडा देना बंद कर देगी, खाना पीना कम कर देगी, बिल्कुल सुस्त रहेगी और मुर्गियों में मृत्यु दर बढ़ जाता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए मुर्गी पालकों को कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जैसे ब्रॉयलर मुर्गियों को देसी मुर्गियों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। मुर्गियों का समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। बीमारियों का बचाव बहुत ही ज़रूरी है। बचाव की जब बात करेंगे तो टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ ही साथ रख रखाव भी उचित ढंग से आप करके मुर्गियों के बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो ब्रॉयलर मुर्गी भी पालते हैं, देसी मुर्गी भी पालते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है देसी मुर्गियों से ब्रॉयलर मुर्गियों में भी जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दोनों तरह की मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो उनको कांटेक्ट में ना आने दें। जो देसी मुर्गियां हैं, ब्रॉयलर मुर्गियां हैं, उसको कांटेक्ट में ना आने दें, नहीं तो बीमारी जो है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो देसी मुर्गियों में तो होती है लेकिन उसका असर उस पर नहीं होता है, लेकिन ये जो हाइब्रिड या ब्रॉयलर जो मुर्गियां होता हैं उस पर असर करता है। तो इन सब मुर्गियों को बिल्कुल अलग रखें।
दूसरी चीज़ है कि बीमारियों से बचाव की जो हम बात करते हैं तो उसमें टीकाकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो टीकाकरण जो हम मुर्गियों में करेंगे तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने जो बीमारियों की जिनकी बात की, जो विषाणुजनित बीमारियां हैं, तो उसका शेड्यूल भी बना हुआ है कि कब किस मुर्गियों में हम कौन सा टीका देंगे कि जो है कि ये बीमारी से हम उसका बचाव कर सकें, और उसकी मात्रा, सही मात्रा और सही ढंग से सही उम्र पे हमें उसको देना है। किसान भाइयों, मुर्गी पालते वक्त उनके आवास, बिछावन की साफ सफाई, स्वच्छ पानी तथा संतुलित आहार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अभाव में भी मुर्गियां बीमारियों की शिकार होती हैं। दूसरा एक जो बीमारी है जो काफ़ी ये भी देखने को मिलता है कि मुर्गियों में काफ़ी कॉमन है, वो बीमारी है आपका कॉक्सीडिया। ये प्रोटोजोअल बीमारी है कॉक्सीडिया। इसमें देखा जाता है कि यदि हम साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं आवास का, गंदगी है, या बिछावन विधि से हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि उस बिछावन विधि से जो मुर्गी पालन करते हैं तो बिछावन में साफ़ सफाई नहीं है, तो वो कॉक्सीडिया जो प्रोटोजोआ है वो बीमारी जो है चूज़ों में, मुर्गियों में आ जाती है, और इससे दस्त की समस्या होती है। जैसे ही कॉक्सीडिया से ग्रसित होगा तो इसमें देखा जाता है कि मुर्गियों में दस्त शुरू हो जाता है और खूनी दस्त आने लगता है, दस्त के साथ खून भी होता है। तो ये जो बीमारी है इसमें बिल्कुल जब ये बीमारी होती है तो मुर्गियों में अंडा उत्पादन या बढ़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। मुर्गियां जो है वो खाना भी बहुत कम कर देती है, तो उससे जो है कि समस्या जो होती है कि मुर्गियों का जो है उत्पादन क्षमता में कमी हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है सही समय पे टीकाकरण करें। टीका भी अच्छी टीका जो आप खरीदते हैं बाज़ार से, उसको भी ध्यान देना है कि वो टीका जो है कोल्ड चेन में लाना है, आपको ठंडा बर्फ़ में करके उसको लाना है, और सारी मुर्गियों को सुबह में या शाम में टीकाकरण करें। जब वातावरण अनुकूल हो तभी टीकाकरण करना चाहिए। अगर वातावरण ज़्यादा गर्म है या मुर्गियां परेशान है वातावरण से, गर्म से या ठंडा से, उस समय उसका टीकाकरण नहीं करें। उचित वातावरण दे करके स्वस्थ मुर्गियों का टीकाकरण करके इस बीमारी से, मुर्गियों में होने वाली बीमारियों से उसका बचाव कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात आप हमें लिख भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।